दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, जो कि आपके टॉपिक इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करेंगे फॉर सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हमने जो है 2000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ को यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है और ऑलरेडी हमने दो आपके जो है 10 वीडियो के ऊपर जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और याद रखिएगा कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपका जो भी अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, एक ओपन फोरम है। ठीक है, अगर आप जो है हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेकेंड बैच हमारी रनिंग है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस जो लाइव होता है वो 5 मिनट्स बाद आपको रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, जिसमें आपके सारे कंटेंट, अगर आपका टॉपिक वाइज जो कंटेंट है वो आपको दिया जाता है इन पीपीटी फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा 60 प्लस टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज़ आपको मिलने वाली है इसमें, और 10 प्लस टेस्ट सीरीज जो आपके एग्ज़ाम बेस्ड, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंक्लूडेड रहेगा, वो आएगा मिलेगा। ठीक है, और आपको याद रखिए मैराथन सेशन और रिवीजन क्लासेस भी दिया जाएगा। ठीक है, पिछले साल हमारा जो है 100% सिलेक्शन रेट रहा था। हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच से टॉपर जो आपकी रैंक 1 हनन थी वो आई थी। ठीक है, और ऐसे ही आपकी 15 सेकेंड जो रैंक थी वो भी हमारे बैचेस से आई थी, जिसमें जेएनयू में आपका सिलेक्शन हुआ था, जेएनयू बीएचयू और एचसीयू, ऐसे बहुत सारे आपके सिलेक्शन हुए थे। ठीक है, तो ये सब रिकॉर्ड्स है, आप जो है आ सकते हैं। आपको मैथ्स और जो है स्टैट्स गेट क्वालिफाइड टीचर 3 टाइम्स जो है पढ़ाते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी उनका जो है एमटेक आपके आईआईटी से पोस्टिंग था, बट अभी आपको ये यहाँ पर आपको टीच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पर्क्स मिलेंगी हमारे क्लासेस के दौरान। तो सेकेंड बैच लॉन्च है ऑलरेडी, आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आपको किस टॉपिक पे और एमसीक्यू चाहिए वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में उस पे जो है लेक्चर आपको दे देंगे। ठीक है, एमसीक्यू आपको अटेम्प्ट करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ शोन अ रिमार्केबल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। 10 वर्षों में हमने कौन से सेक्टर के इंडियन इकोनॉमी के जो है आपके सबसे बड़ा जो है हमने रिमार्केबल एक्सपेंशन देखा उसका, यानी आपका बहुत जल्दी वो सेक्टर आपके बूम किया हुआ है। तो क्या ये प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, आपके टर्शरी सेक्टर है, या फिर आपका माइनिंग? तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो हमने जो है ग्रोथ देखी है किस सेक्टर की, तो याद रखिएगा टर्शरी सेक्टर, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, है ना। यहाँ पर आपका सर्विस सेक्टर लाइक इसमें आईटी, कम्युनिकेशन, ठीक है, आईटी आपका आ जाता है, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, ओके, हेल्थ केयर आपका सर्विसेज, टूरिज़्म, ये सारी चीज़ें इसके इंक्लूड आ जाती अंदर रहती है आपके टर्शरी सेक्टर में। ऑलमोस्ट 56 पॉइंट समथिंग है, और डेटा में कभी कभी कहा जाता है कि 60% के आसपास भी जीडीपी में टर्शरी सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, जिसमें कि एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज़ आपके इंक्लूडेड है, प्राइमरी सेक्टर बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड रहता है, तो ये आपके इकोनॉमी में लगभग 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर सबसे ज़्यादा लोग जो एम्प्लॉयड है वो किस में है, आपके ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपके प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। किस तरीके का आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में पाया जाता है, तो दैट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी इकॉनमी में प्रिवेल करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर इनकेस की कोई लैंड है, लैंड एरिया में अगर 10 लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर करते हैं काम लोग 25 लोग, आसपास 25 के ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की, दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पर आपके बेसिकली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो आती हैं वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, वो भी आपकी काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली जो आप स्ट्रक्चरल जो आप देखेंगे ना, स्ट्रक्चरल जो आपके देश में कैसा आपका स्ट्रक्चरल इनकम है, किससे आ रहा है, कौन सी इंडस्ट्री से कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है आपके, अगर आपने इंडियन इकॉनमी वाला सिलेबस देखा होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिमार्केबल एक्सपेंशन हम देखा है हमने, वो किस में देखा, कौन से सेक्टर में, आपके टर्शरी सेक्टर में, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और लगभग ऑलमोस्ट 56% जो है कंट्रीब्यूशन इसका जीडीपी में। ठीक है, डेटा चेंज होता रहता है, आप अपने देख लीजिएगा एक बार डेटा। व्हेन डेवलपमेंट इन इकॉनमी टेक्स प्लेस, द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन नेशनल इनकम, आपकी क्या होता है, क्या बढ़ जाता है
या फिर जो है आपके फर्स्ट फॉल, पहली बार गिरता है, या फिर राइज होता है, या फिर फर्स्ट राइजेस देन फॉल, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, या फिर आपका रिमेन कांस्टेंट। तो जब टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए, यानी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, यानी टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ने से आपके देश में जो है डेवलपमेंट वो आपके राइज करता है। अब आपने देखा कि इंडिया में भी आपका टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जिसका कि हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग में जब इंडिपेंडेंस था तो उस समय सबसे ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में। पर बाद में हमने देखा, अब आप आज के डेटा में देखोगे तो 60% के आसपास जो है सर्विस सेक्टर का जो है बेसिकली पार्ट है, तो आपके जीडीपी में। तो इसी वजह से इसको हमेशा क्या होना चाहिए, आपके जब देखेंगे कि कोई कंट्री डेवलपमेंट में चल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है उस इकोनॉमी में, तो आपका टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम आपके लगातार कीप्स ऑन इंक्रीजिंग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, कौन सा आपके सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो इजी है, यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स होगा कि बैंकिंग होगा, कोल एंड माइंस, एग्रीकल्चर। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सर्विस सेक्टर का पार्ट आपका है बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपके पेपर में भी ये है, ठीक है। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो किसकी बुक है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, इनकी बुक है आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ। इन्होंने आपके इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बेसिकली आपके दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने याद रखिएगा लिखी थी बुक आपके, बुक का नाम याद रखिए, पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। और इसी में डिस्क्राइब करते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ, कैसे आपके देश का जो पूंजी था वो वेल्थ कैसे ब्रिटिश रूल में आपके बाहर चला जाता है, उसको इन्होंने इस बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है डिस्क्राइब किया था। कौन, दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर। और इसी बुक में याद रखिएगा जो आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था, इन्होंने इसी में डिस्कस किया था कि आपके किस तरीके से ब्रिटिश रूल का कॉन्सिक्वेंस रहता है अनफेवरेबल आपके देश के लिए, आपके इंडियन इकॉनमी के लिए, ठीक है। तो पॉइंट याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने जो है डिस्क्राइब किया था इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ को इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एज इकोनॉमी डेवलप शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा। इजी है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि जब आपके देश में विकास होता है तो आपके जो मतलब कंट्रीब्यूशन होता है डेवलपमेंट, बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का इंक्रीज कर जाता है आपके इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लैक सीजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी को क्या कहेंगे, कौन सा आपका जो है स्लैक सीजन कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, तो फरवरी से अप्रैल होता है, या फिर मार्च टू अप्रैल, या फिर जून जुलाई, सॉरी जैन टू जून, या फिर सितंबर टू दिसंबर। अब फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि स्लैक सीज़न क्या होता है, यानी एक ऐसा सीज़न जहाँ पर कि आपका एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा जो है फ्लरिश नहीं कर रहा है, यानी आपके सीज़न में कहीं ना कहीं स्लगिशनेस है, मतलब आपके कहीं ना कहीं ढीला है आपका सीज़न, है ना, मतलब आपके इसमें जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो स्लैक सीज़न जो हमारा होता है वो जैन टू जो है जून, यानी जनवरी से लेके जून तक को बोलते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी के लिए स्लैक सीज़न, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जनवरी से लेके जून तक जो पॉइंट है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैक सीज़न। और जुलाई से लेके दिसंबर तक ये होती है हमारे यहाँ पर मेन एग्रीकल्चरल जो आपका सीज़न चलता है, वो आपका यहाँ पर चलता है। मेन एग्रीकल्चर जो आपका सीज़न चल रहा है वो बेसिकली जून टू दिसंबर तक चलता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्लैक सीज़न आप लोग याद रखेंगे कि जनवरी से लेके जून तक चल रहा है। मेन सीज़न कब आता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि आपका जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा सही से काम करता है। तो मेन सीज़न हमारा है जुलाई टू दिसंबर, ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190 आपका देखते हैं, व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ एसएसआई। ये आपका क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो आपका इन ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड इन द इंडियन इकोनॉमी,
यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो इंडिया की ग्रोथ में उसका यानी ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड में आपके कितना इसका जो है पार्ट है, तो क्या ये 25% क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, 30%, 5%, 40%। तो याद रखिएगा कि जो है ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड जो है ये 40% इसका शेयर है आपके बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में, किसका, स्मॉल स्केल, याद रखिएगा इंडस्ट्री का, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कितना रोल है, आपके 40% रोल है, ठीक है। यानी ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड में इन इंडियन इकोनॉमी में 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपका कौन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या आपके डिफरेंस है आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो जो पहला दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDGs वर नॉट डेवलप्ड थ्रू इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस वाइल SDG वर, यानी आपके इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस के थ्रू सिर्फ जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकता है, जबकि मिलेनियम गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है, ऑल MDGs आर एप्लीकेबल ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर MDGs विच रिलेट्स टू एड एंड फाइनेंस। अब क्या यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होता है उसको देख लेते हैं। तो क्या यहाँ पर सिर्फ वन ऑप्शन करेक्ट है या फिर जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, या फिर दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, या फिर दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। सी देख लेते हैं लास्ट आपका ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपका सी वाला जो है करेक्ट रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखते हैं क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स होता है बेसिकली ये रिलेट करता है आपके फोकस ऑन डेवलपिंग इकोनॉमीज़, ठीक है। ये आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ पे जो है फोकस करता है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ पे जो है फोकस करेगा, कंट्रीज़ पे फोकस करता है, ओके। और याद रखिएगा जो आपका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट है। याद रखिएगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर नॉट डेवलप्ड थ्रू इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस, इसको इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस के थ्रू करेक्ट नहीं किया जा सकता है, और जबकि SDGs के को किया जा सकता है। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि ऑल जो MDGs आपके हैं एप्लीकेबल आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ पे होता है, और MDG 8 का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो आपके डेवलपिंग नेशन को आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो है आपके एड एंड फाइनेंस करते हैं, ठीक है। तो जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत आपकी ऑल कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, आपके सारे देश इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि आपके बेसिकली आपके जो डेवलपिंग नेशंस है दे आर इन्वॉल्व इन MDGs गोल, ओके। पॉइंट याद रखिएगा ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन डिस्कस किए हुए अपने क्लासेस में कि क्वांटरनरी जो सेक्टर है उसका मतलब क्या होता है। तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर, आपके टर्शरी सेक्टर का ही क्वांटरनरी जो सेक्टर है वो पार्ट है। क्या किससे रिलेटेड है, पहला ऑप्शन है आपके, क्या ये एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद माइनिंग एंड क्वेरिंग है। दूसरा आपका एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग है, फिशिंग जो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ से। तो याद रखिएगा क्वांटरनरी जो सेक्टर है विच इज़ रिलेटेड विद इंटेलेक्चुअल पर्सन, यानी आपका जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। जबकि फिशिंग एंड क्वेरिंग ये सारी चीज़ें आपके किससे इंक्लूडेड है, आपके प्राइमरी से, है ना। फिशिंग एंड जो ये क्वेरिंग देख रहा हो आपके किससे रिलेटेड है, प्राइमरी से, जबकि मैन्युफैक्चरिंग आपके सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है। तो क्वेनरी आपका जो जहाँ पर इंटेलेक्चुअल पर्सन इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाएगी, वो आपके क्वेंटेनरी सेक्टर होगा। ये कभी कभी कहते हैं कि आपके टर्शरी सेक्टर का ही एक जो है, क्योंकि ये भी सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है, बट याद रखिएगा कि एक स्पेशल मतलब आपका है ना। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट आपका है पॉइंट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ वायर लाइन टेलीफोन कनेक्ट, कंसीडर करना है स्टेटमेंट को कि द ग्रोथ ऑफ वायर लाइन्स टेलीफोन कनेक्शन इन लास्ट 5 years इज डिक्रीजिंग एवरी ईयर। सेकेंड आपका, द शेयर ऑफ प्राइवेट ऑपरेशन इन वायरलेस टेलीफोन इन इंडिया इज़ मोर देन 85%। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर दोनों करेक्ट है, या फिर जो है सिर्फ वन करेक्ट है, या फिर सेकेंड करेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट है, या फिर जो है नाइदर वन नॉर टू।
तो याद रखिए कि जो आपका इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दोनों करेक्ट है कि वायर लाइंस टेलीफोन के कनेक्शन को हम देख रहे हैं लास्ट कुछ ईयर्स में डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर जबकि हमने देखा था कि इसमें जो है 85% कंट्रीब्यूट करता था प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो रहेगा उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। जो है उद्योग बंधु किससे रिलेटेड है? उद्योग बंधु क्या ये जो है आपके लेबर सप्लाइंग एजेंसी है, या फिर सिक इंडस्ट्री रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, एक एजेंसी है उससे रिलेटेड, या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन टू असिस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन सॉल्विंग टाइम बाउंड इस्टेब्लिशमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेट करता है, या फिर एजेंसी फॉर फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा जो आपका उद्योग बंधु है वो किससे रिलेट करता है? आपके ऑर्गेनाइज टू असिस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट को असिस्ट करने की बात करता है। ठीक है, और जो है आपका याद रखिए कि सॉल्विंग टाइम बाउंड इस्टेब्लिशमेंट, जो आपका टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट करना है वो आपका इसके अंतर्गत बात किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से उद्योग बंधु आपका रिलेट करता है। तो उद्योग बंधु एक ऑर्गेनाइजेशन है आपके स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, ये यूपी का एक आपका बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी इंडस्ट्री को असिस्ट करता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट कब होना चाहिए, ये सारी चीज़ है। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके इम्पॉर्टेंट वाला। ठीक, सो नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है आपका करेक्ट सीक्वेंस इस्टेब्लिश करना है, स्टील प्लांट जो आपका इस्टेब्लिश हुआ था उसके लिए। तो क्या बोकारो जमशेदपुर का था, विशाखापट्टनम भिलाई में हुआ है, या फिर आपका जमशेदपुर भिलाई और आपका बोकारो विशाखापट्टनम में हुआ है, या फिर आपका भिलाई जमशेदपुर विशाखापट्टनम बोकारो, ठीक है, या फिर आपका जमशेदपुर बोकारो भिलाई और विशाखापट्टनम में। तो याद रखिएगा फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपके जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो टिस्को जो है, टिस्को की स्थापना ठीक है कब हुई थी? टाटा जो है स्टील कॉरपोरेशन जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1907 में जो है दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है, दोराबजी टाटा के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि टिस्को की स्थापना जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। किसके द्वारा? आपके दोराबजी टाटा के द्वारा हुआ था। अब जो स्टील प्लांट भिलाई में अवेलेबल है, आपको भिलाई पता है, भिलाई में अवेलेबल है, वो आपका कहाँ है? आपके छत्तीसगढ़ में। जो भिलाई है वो पूछता है कभी कभी कि कहाँ पर है, तो भिलाई याद रखिएगा। ओके, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। भिलाई आपके कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका जो है भिलाई है। ओके, और किसके हेल्प से भिलाई का जो है सेटअप हुआ था? तो यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर के हेल्प से आपके भिलाई में आपका सेटअप हुआ था जो प्लांट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बोकारो जो कि बोकारो कहाँ पर है? बोकारो आपके झारखंड में। ठीक है, बोकारो आपके जो प्लांट है वो कहाँ पर है? झारखंड में। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। जो कि आपका फोर्थ इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट है, ठीक, जो कि जिसको की स्थापना 1972 में आपके सोवियत के द्वारा हुई थी। ठीक है, और जो है ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर रखिएगा। क्लियर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा करेक्ट वाला वो आपका जमशेदपुर, भिलाई एंड बोकारो और आपका विशाखापट्टनम, ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी वाला। ठीक है, सीक्वेंस याद रखिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।